नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने हिस्ट्री जो है वो शुरू की हुई है अपनी एनसीईआरटी के माध्यम से, और इसके अंतर्गत हम 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। और डिस्कस करते करते आज हम इसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा बदलती हुई जलवायु। यानी इतिहास के पन्नों से हम ये पलटते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि देश दुनिया में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, और उन्हीं परिवर्तनों की कड़ी के अंदर आज हम बदलती जलवायु के बारे में, विश्व की जलवायु में परिवर्तन कैसे हुए, किस प्रकार से खान पान और इन चीज़ों में बदलाव आए, उनको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लग गई। देखिए, आज से 12,000 साल पहले यानी कि अभी 2021 चल रहा है, इससे में 10,000 ईस्वी पूर्व का साल जोड़ लीजिए आप, तब जाकर के आपके 12,000 साल पूरे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी घास पर अपने जीवन निर्वाह करने वाले जो प्राणी थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों को इन जानवरों की आदतों को बारे में जानकारी लेने के पश्चात, इनके प्रजनन के समय की जानकारी लेने के बाद शायद इनको स्थायी जीवन के बारे में भी यहाँ पर विचार आना शुरू हो गया होगा। तब लोगों ने इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोची होगी। यानी मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन का कार्य शुरू किया, पशुपालन का काम शुरू किया होगा। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो यहाँ से मनुष्य ने जब जानवरों के विभिन्न यानी इनके गर्भधारण का समय का, इनके जो प्रजनन के समय का जब पता चल गया, तो विभिन्न जानवर जो इनके उपयोगी थे उन जानवरों को पालना शुरू किया। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया, क्योंकि मानव जो है एक संग्राहक का, एक आखेटक का काम करता था, एक आखेट था, शिकारी जीवन यापन करता था। तो शिकार में मदद करने में कुत्ता जो इसके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत देखिए कैसे होती है। इस दौरान देखिए उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों के अंदर जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने शुरू हो गए थे। यानी गेहूं, जौ और धान जैसे, यानी जो घास की प्रजाति के पौधे हैं वो अपने आप उगने लग गए थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। यानी इस प्रकार से इन्होंने खेती करना सीखा होगा। जो प्राकृतिक रूप से उगते थे उनके पकने का समय, कब ये पककर तैयार होते हैं, कब बड़े होते हैं, कब इनका बीजारोपण करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मानव ने इनके साथ रहते सीखी होंगी। फिर धीरे धीरे मानव ने जो कृत्रिम रूप से इन पौधों को उगाना शुरू किया होगा, और इस तरह से मानव धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। तो मानव ने कृषक जीवन की शुरुआत इस प्रकार से की होगी। इसी तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता। जंगली कुत्ता जो कुत्ते का पूर्वज होता है वो इन्होंने पालतू बनाया। धीरे धीरे मनुष्य ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। इसको उत्साहित करने के लिए क्या करते थे, ये अपने जो बचा कुचा जो भोजन होता था उसके अपने आवास के आसपास रख देते थे, जिससे जानवरों के झुंड आते और उस चारे को खाते, और इससे उन पर लोभन की वजह से वो झुंड के झुंड वहाँ पर आते रहते थे, जिससे कि ज़्यादातर घास खाने वाले लोग, इसमें ज़्यादातर इस झुंड के अंदर ऐसे जानवर होते थे जो घास फूस पर आश्रित थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी जो जानवर उनके पास आते थे उनकी सुरक्षा करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए
क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया मानव के द्वारा? क्योंकि सबसे पहले मानव क्या था? मानव एक शिकारी जीवन जीता था, एक आखेटक था। और आखेट यानी जानवरों का पीछा करने के लिए तेज दौड़ने वाला जानवर चाहिए, और कुत्ता तेज दौड़ने वाला होता है, धावक होता है। इसलिए मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अब यहाँ पे देखिए बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यानी जब मनुष्य ने पौधारोपण करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, तो जब किसी पौधे को उसने उगाया है, तो जब तक वो पक कर तैयार नहीं हो जाता, वहाँ से मनुष्य नहीं जा सकता। तो इसलिए उसको बसने की प्रक्रिया का निजात करना बहुत ज़रूरी था, बसने की प्रक्रिया को अपनाना बहुत ज़रूरी था। अब अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर जंगली पौधों तथा जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह क्या है? यही वजह रही कि उन्होंने बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग अपने मनमाफिक, अपने उपयोग के अनुसार इनका चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम हुआ करती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सकें, ऐसे पौधों का चयन करते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उनको उगाने के लिए उनको सुरक्षित रखा जा सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मानव के लिए खतरा नहीं होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत छोटे और सींग छोटे होते थे। ये ऊपर जो दांत दे रखे हैं, दांतों से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। तकरीबन 12,000 साल पहले शुरू हुई ये प्रक्रिया वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इस बसने की प्रक्रिया की वजह से ही आज हम भोजन कर पा रहे हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरियां आती हैं। तो यह मनुष्य का एक चरणबद्ध जीवन शैली है। मनुष्य ने किस प्रकार से शुरुआत की। एक नवीन जीवन शैली के बारे में तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं जैसे पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल होते हैं जो कि एक जगह पर स्थायी जीवन यापन करने से ही संभव हो सकते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, इसलिए भी मनुष्य ने एक नई जीवन शैली को अपनाना जरूरी था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना मानव के लिए ज़रूरी था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी थी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? शिकारी और भोजन का संग्रह करने वाले व्यक्ति कभी बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते थे। बर्तनों का उपयोग तभी बढ़ा जब मानव ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, जब वस्तुओं का संरक्षण करने का दिमाग उनके विचार में आई बातें। तो आगे देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। जब मनुष्य ने जानवरों को पालना शुरू किया तो जानवर जो है अपने आप में क्या है, एक स्टोर्ड फूड होते हैं, चलता फिरता खाद्य भंडार होता है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है, प्राकृतिक रूप से उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पशुपालन भोजन के भंडारण का ही एक तरीका है। पशुपालन भोजन का भंडारण का दूसरा तरीका हो सकता है, ये दूसरा तरीका है।
आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें कि ये कहाँ रहते थे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पर देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपके भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य भारत के अंदर इसके अवशेष अधिक देखने को मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए क्षेत्र हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं और उन नमूनों के आधार से इनका पता लगाते हैं। इनसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष भी हमें इन क्षेत्रों से मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे अनाज के दाने। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की हड्डियों की जांच पहचान करने से वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के जीवन के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि आजकल पाकिस्तान कश्मीर में पड़ता है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इन घरों को गर्तवास, गर्त का मतलब होता है गड्ढा और वास का मतलब रहना, गड्ढे के अंदर रहने वाले लोग। इनमें उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को ये भी मानना है कि ये लोग गर्मी सर्दी के माहौल से बचने के लिए इस प्रकार के अपने मकान जो है बनाते होंगे। और पुरातत्वविदों को इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की अलग अलग जगह मिली हैं, जिनको कि हम चूल्हे की जगह बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाते होंगे, यानी ये खाना बनाने के स्थान हैं जहाँ पर ये राख के अवशेष मिले। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जगहों में से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जा सकता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए आम घरों के अंदर आज भी किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन यानी पाषाण युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये जो औजार हैं ये पत्थर के प्रस्तर के औजार नवपाषाण उपकरण हैं। ये आपके सामने यहाँ पर देखिए नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लग गए थे। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो मनुष्य आखेटक या संग्राहक था उसको बर्तनों की आवश्यकता नहीं थी। मानव ने जब खेती करना शुरू किया तब उसको अनाज का भंडारण करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। तब मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लग गए। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, इसलिए इनका संरक्षण करना मानव के लिए जरूरी हो गया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बनने लग गए थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान
धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं थी ये। कुछ लोगों ने पशुपालन और खेती करना सीखा, जबकि कुछ लोग जो इसमें रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने अपना जो पैतृक जो सिस्टम था, पुराना जो सिस्टम था, वो उसके अनुसार चलते रहे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण के माध्यम से मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है, स्थान था मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। यानी यहाँ पर खेती बाड़ी और पशुपालन सबसे पहले मेहरगढ़ के अंदर हुआ था, और जौ के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण का काम करते होंगे। ये मेहरगढ़ का ये घर का सीन दे रखा है। चौकोर, एक ये यहाँ पर रूम है, एक यहाँ पर रूम है, एक यहाँ पर रूम है, एक यहाँ पर रूम है। इस प्रकार से इन्होंने ये रूम जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। यानी उसके जो उपयोग की वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को साथ में रख दिया जाता था। मेहरगढ़ से एक इसी प्रकार की कब्र मिली है। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। मेहरगढ़ में संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हुआ। यहाँ पर देखिए, ये मृतक है और मृतक के साथ ये जो दिखा रखा है, ये बकरी का, और ये मृतक का डेड बॉडी। इस मृतक के साथ बकरी को दिखा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ये। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? जी हाँ, ये बकरी का कंकाल है, ये मानव का कंकाल है, ये बकरी का कंकाल है। अब थोड़ा सा ये अन्यत्र देख लेते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। आपने एटलस में फ्रांस को ढूंढिए। यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 पहले के बीच के बताए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये देखिए, ये चित्रण है, ये जानवर यहाँ पर इसके अंदर दर्शाए जा रहे हैं जानवर। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। इन कलर्स को, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। इन चित्रों का, यानी इन चित्रों से आज हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये आर्किटेक्ट से एक नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एटलस में तुर्की को ढूंढिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयूक तुर्की में है। एक चताल हयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर था। यहाँ पर लाल सागर की कोड़ियाँ हुआ करती थी, भूमध्य सागर की सीपियाँ होती थी। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग इन स्थानों पर इस सामान को कैसे लाए होंगे? लोग या तो सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाए गए होंगे। सीपियों का उपयोग आज भी होता है। यहाँ पर देखिए, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो,
तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, कैसे रंग बनाओगे, कौन से रंग भरोगे, ये सभी एक आपके लिए कल्पना के तौर पर है, कल्पना के माध्यम से। यहाँ पर देखिए आवासीय स्थल, उपयोगी शब्द, ये आप जो है अपने कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।